कि ये भी बात चल रही थी कि बाबर आजम जो है वो शायद पिच के ऊपर घास थी, इस वजह से वो इंजर्ड हो गए। कि बाबर आजम का उस टाइम टेस्ट मैचेस से उनको हटाना, ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई अच्छा डिसीजन था। क्रिकेट जो है वो प्लानिंग से भी जीती जाती है, मगर प्लानिंग से ज्यादा जो है वो स्किल्स भी रिक्वायर्ड होती हैं। Hello and welcome everyone. I have Mazhar Arshad with me. Mazhar bhai, Pakistan is on the verge of another clean sweep in Test cricket against Bangladesh. और खुदा ना खास्ता अगर ये क्लीन स्वीप हो जाता है तो मजहर भाई ये कंसेक्टिव सेकंड क्लीन स्वीप होगा बांग्लादेश के अगेंस्ट हमारा टेस्ट क्रिकेट में। और सबसे पहले आज के डे के ऊपर जो पाकिस्तान ने परफॉर्म किया उससे बात स्टार्ट करते हैं कि पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में तो काफी बेहतर बॉलिंग कर ली थी। ऑल दो उसमें हमने टेल से एक अगेन स्कोर खा लिए 116 पे 6 करने के बाद, बट सेकंड इनिंग्स में तो पाकिस्तान कहीं नजर ही नहीं आया। बांग्लादेश ने बहुत डोमिनेट किया है। कल 110 रन बड़े थोड़े टाइम और थोड़े बॉल्स पे उन्होंने कर दिया। आज फिर उन्होंने 390 पे जाके पाकिस्तान को 437 रन का हदफ दे दिया। बिल्कुल, आई थिंक पाकिस्तान का जो इशू रहा है टेस्ट क्रिकेट में इन द रिसेंट ईयर्स वो यही है कि आप अगर शॉर्ट बर्स्ट देखें तो उसमें आपको परफॉर्मेंसेस अच्छी नजर आती हैं, स्पेशली जब इनिंग स्टार्ट होती है तो बैटर्स हों या बॉलर्स हों, आपको लगता है कि टीम अच्छा खेल रही है। मगर वो जो एक होता है ना टेस्ट मैच का, जो एक स्टेमिना रिक्वायर्ड होता है कि आपने पेनिट्रेट करना है या चीजों को लेके चलना है या आपने डोमिनेट करना है, तो वो आई थिंक कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो लैक ऑफ एक्सपीरियंस है टेस्ट क्रिकेट का या फर्स्ट क्लास क्रिकेट का प्लेयर्स में, वो बार बार जो है वो दिखाई दे रहा है। मतलब कि जैसे भी आपने भी पॉइंट आउट किया कि 6 आउट जल्दी कर लेते हैं, फिर आखिरी जो 3-4 पार्टनरशिप्स हैं वो 162 उन्होंने ऐड कर दिया। इसी तरह अगर आप बैटिंग में देखें तो एक मौके पे लग रहा था कि शायद पाकिस्तान को लंबा टोटल कर जाएगा, मगर फिर जो है वो बैटिंग कोलैप्स हो जाता है। इस मैच की फर्स्ट इनिंग्स में पाकिस्तान की आखिरी जो 5 विकेट्स थी उन्होंने तकरीबन कोई 82 रन ऐड किए हैं, 80-90 रन उन्होंने ऐड किए हैं, जो कि आप अगर रिसेंट फॉर्म देखें पाकिस्तान की तो लगता है कि बहुत अच्छा है। मगर फिर भी आप अगर कंसिस्टेंटली आपका अगर लोअर ऑर्डर फेल हो रहा है तो फिर मतलब कि टेस्ट मैच के नतीजे इसी तरह के आएंगे। लेकिन खुरम शहजाद जो कि एक चेंज जो है पाकिस्तान ने इंपॉर्टेंट चेंज की कि शाहीन अफरीदी को बिठा के खुरम शहजाद को लाए। एंड दिस टाइम ना तो शाहीन कोई वर्कलोड का इशू था ना इंजरी, स्ट्रेट अवे पाकिस्तान परफॉर्मेंस की वजह से खुरम को लेके और शाहीन को बिठाया। तो इस चेंज के ऊपर हमें ये लगता है कि थोड़ा सा फायदा भी हुआ और ये बेहतर चेंज थी। बट अगर हम बॉलिंग को ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान ने जो लंबी पार्टनरशिप्स करवाई हैं वो पाकिस्तान बॉलिंग को ऐसे ओवरऑल एक बॉलिंग यूनिट के तौर पे जो है ना वो अच्छा नजर नहीं आया। पहले इनिंग्स में भी हमें लिटन दास ने स्कोर कर दिए, सेकंड इनिंग्स में भी पाकिस्तान को लिटन दास ने स्कोर किए, फिर मुशफिकुर रहीम ने सेंचुरी की। ऐसा लग रहा है पाकिस्तान के पास कोई प्लान नहीं है किसी खास जो है वो बैटर्स या बैटिंग जो पार्टनरशिप है उसको काउंटर करने के लिए। स्पेशली अगर थोड़ा सा मैं सवाल को और लंबा करते हुए अगर बताऊं कि जब जब बांग्लादेश ब्रेक्स के बाद वापस आया, नेक्स्ट डे पे आया, नेक्स्ट ब्रेक के बाद आया, तो बांग्लादेश एक नए प्लान के साथ नजर आया जब वो बॉलिंग करते हैं। बट पाकिस्तान बिल्कुल इसके उल्ट नजर आ रहा है। और शान मसूद पे ऑफ कोर्स कैप्टनसी को लेकर क्रिटिसिज्म भी काफी हो रहा है, बट पाकिस्तान के वो प्लान्स नजर नहीं आ रहे जो हमने 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में काफी चेंज ऑफ फील्ड्स भी देखे थे, चेंज ऑफ बॉलिंग भी देखी थी। देखें, जब आपके बॉलर्स कोई 125 के ऊपर 130 के ऊपर बॉलिंग कर रहे हो तो फिर आप जो मर्जी प्लान कर लें, आप उसमें इतना कामयाब नहीं हो सकते। आप क्रिकेट जो है वो प्लानिंग से भी जीती जाती है, मगर प्लानिंग से ज्यादा जो है वो स्किल्स भी रिक्वायर्ड होती हैं। तो अब आप यहाँ पे दुनिया के बेस्ट आप कैप्टन को लें, और जब आप देखें कि आपकी जो बॉलर्स हैं वो कि 130 में बॉलिंग कर रहे हैं इस तरह की कंडीशंस में, तो आप मतलब कि कितना ही अच्छा रिजल्ट उसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनफैक्ट आपके जो स्पिनर्स भी हैं वो नॉर्मली उन कंडीशंस में परफॉर्म उन्होंने किया इन द रिसेंट ईयर्स जहां पे कि बहुत ज्यादा स्पिन बॉलिंग के लिए हेल्प थी। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर की ऐसे टेस्ट मैचेस हुए हैं कि टेस्ट मैच का स्टार्ट ही स्पिनर कर रहा है, या इनिंग्स के स्टार्ट में दोनों एंड से जो है वो हमने स्पिनर्स को देखा है। तो जब तक वो कंडीशंस आपके मतलब की ना हो, आपके बॉलर्स परफॉर्म नहीं करते। टेस्ट मैच में आपने 20 विकेट्स लेनी है और पाकिस्तान के पास वो 20 विकेट्स वाले बॉलर्स अभी मौजूद ही नहीं है। लेकिन इससे मुझे ये फिर सवाल आता है ना कि फिर बाबर आजम की कैप्टनसी पे काफी ज्यादा बात होती थी। ऑफ कोर्स वो एक लंबा टॉपिक होगा, लेकिन शॉर्टली अगर मैं पूछना चाहूँ कि बाबर आजम जब पाकिस्तान की कप्तानी कर रहे थे चाहे किसी भी फॉर्मेट में, तो ये भी तब भी बॉलर्स का कसूर गिना जा सकता है कि बॉलर्स की वजह से पाकिस्तान तब भी 20 विकेट्स नहीं ले रहा था। होम पे चले पिचेस जैसी भी थी, बट बॉलर्स की तरफ से कोई ज्यादा कंट्रीब्यूशन नजर नहीं आ रहे थे। आप कह रहे हैं कि बाबर आजम की कैप्टनसी में बॉलर्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे? जी, तब भी बॉलर्स का इशू तो था। जैसे अभी हम कह रहे हैं कि बॉलर्स 20 विकेट्स नहीं ले रहे, तो तब भी ये इशू तो था मतलब। लेकिन ऑफ कोर्स बात उनकी कप्तानी पे होती देखिए, थी। थोड़ा सा हमारी जो है वो पाकिस्तान की एक आदत तो रही है कि हम फॉर्मेट्स को मिक्स करते हैं।
अब बाबर आजम को जब उस टाइम हटाया गया था तो वो उनकी वनडे या T20 जो परफॉर्मेंसेस थी उसके ऊपर हटाया गया था। अब उसके अंदर ऑब्वियसली फिर टेस्ट मैचेस से भी उनको हटा दिया गया। तो टेस्ट मैचेस में तो मैं समझता हूँ कि आपके इतने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं कि आपने जितने भी आपके भी प्लेयर्स हैं, बैटर्स खास तौर पे, बॉलर्स के ऊपर चले आप चांस ले सकते हैं, जो बैटर्स हैं उनको तो आपने बैक करना है। उनकी अगर आपको 35-30 की एवरेज नजर आ रही है उसको भी आपने बैक करना है, क्योंकि पीछे आपके कोई खास रिसोर्सेज है नहीं। कोई आते भी अगर हैं तो वो आपको ग्लिम्पसेस में एक आधी इनिंग्स अच्छी खेलते हुए दिखाई देते हैं। अभी आप देखें कि अजान ओवैस एंड अब्दुल्ला फजल ने पहला टेस्ट मैच अच्छा खेला, मगर इसमें आई होप कि अब सेकंड इनिंग्स में वो अच्छा खेलें। तो मगर फर्स्ट इनिंग्स में उनका भी फेलियर हुआ। तो ऐसा नहीं है कि पीछे आपके पास कोई बहुत ज्यादा टैलेंट पड़ा हुआ है। तो मैं आपकी बात से एग्री करूंगा कि बाबर आजम का उस टाइम टेस्ट मैचेस से उनको हटाना या उनको एज ए कैप्टन हटाना, इनफैक्ट उनको ड्रॉप करना 2024 में, ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई अच्छा डिसीजन था। चलें थोड़ी सी बात बैटिंग पे कर लेते हैं, क्योंकि कोई ऐसा डिपार्टमेंट तो है नहीं जिसके ऊपर हम बात करें कि यार हमारे कुछ पॉजिटिव टेक अवे फ्रॉम दिस सीरीज हैं। तो बैटिंग के अंदर मजहर भाई, ठीक है, हम दो डेब्यूटेंट्स को ऑफ कोर्स अभी मार्जिन देंगे, लेकिन शान मसूद के ऊपर जब बात होती है तो मैंने स्टैट देखे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि स्टैट्स आपके होते हुए मैं बता रहा हूं कि शान मसूद ने उनकी पाकिस्तान हिस्ट्री में जिन लोगों ने 45 या उससे ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले उनकी वर्स्ट एवरेज है, 30 की एवरेज है। उसके बाद जो है वो फिर रमीज राजा आते हैं या एक लंबी लिस्ट है। तो एक ऐसा बैट्समैन जिसकी हिस्ट्री में वर्स्ट बैटिंग एवरेज है, वो हमारे एक तो कप्तान भी हैं, फिर उनका रिकॉर्ड इस तरह के 11 टेस्ट मैचेस वो अपने 15 लीड किए हुए मैचेस में से हार चुके हैं। तो बैटिंग पे जब बात आती है तो फिर लोग ये क्रिटिसिज्म करते हैं कि भाई बैटिंग में तो आपको बॉलर्स भी कुछ नहीं कह रहे, आपको बाकी लोग भी इंपैक्ट नहीं कर रहे, तो आपसे बैटिंग क्यों नहीं हो रही? आपको कौन कह रहा है कि आप जाके 100 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले? पहले पहले 280 तो बनाओ जो बांग्लादेश ने बनाए हैं। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि शान ने एज ए बैटर जो है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट तो जरूर किया है। आई थिंक इनकंसिस्टेंट वो रहे हैं। उनकी कुछ इनिंग्स होती हैं वो अच्छी होती हैं, फिर एकदम से आप उनके ऊपर एक पैच आ जाता है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे जरूर करूंगा, आई थिंक मैं लास्ट टाइम वीडियो में भी की थी, कि जो ग्लोबल एवरेजेस हैं, जो बैटिंग एवरेजेस हैं, वो अब नीचे आ गई हैं। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के जो आज के बैटर्स हैं वो आपको 50 तो क्या 45 की एवरेज के ऊपर भी बैटिंग करके दें। अब जिस तरह बाबर आजम पाकिस्तान के बेस्ट बैटर हैं, उनकी भी 42 की एवरेज है। तो आप मैंने एग्जांपल दी थी लास्ट टाइम भी कि जो इस टाइम टेस्ट चैंपियंस हैं साउथ अफ्रीका, उनकी टीम में एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसकी कि 40 की एवरेज हो। या आप अगर पिछले 10 साल देख लें, साउथ अफ्रीका के किसी बैटर ने 40 के एवरेज के ऊपर रन नहीं किए। एंड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीती है, पाकिस्तान में भी आके टेस्ट मैच जीते, इंडिया में जाके उन्होंने सीरीज जो है वो जीती है। अच्छा, अब इस पे कोई बंदा ये क्वेश्चन कर सकता है कि यार साउथ अफ्रीका में जो बैटिंग कंडीशन है वो बड़ी मुश्किल होती हैं। तो मेरा उसके ऊपर जवाब ये है कि जो उनके पास के ग्रेड्स थे, हाशिम आमला, एबी डिविलियर्स, जाक कैलिस, ग्रैम स्मिथ, हर्षल गिब्स, ये भी इन्हीं कंडीशंस में खेलते थे, मगर उनकी तो 45-50 की एवरेज होती थी। तो दैट मींस कि ग्लोबली जो बैटिंग एवरेज है, जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो नीचे आ गए हैं क्योंकि बैटर ज्यादा रिस्क लेते हैं। तो अब मैं शान की कोई 30 की एवरेज को डिफेंड नहीं कर रहा, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आज के दौर में पाकिस्तान की टीम में अगर कोई प्लेयर 35 लेट 30s या 40 के आसपास एवरेज कर रहा है, तो आपको उसको बैक करना है, आपको उसको एक्सेप्ट करना है। यहाँ तो होना पीछे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हो और वो आके आपको 50 की एवरेज पे रन करते, वो भी आपको नजर नहीं आ रहा। तो आई थिंक कि शान ने आई थिंक डिसअपॉइंट जरूर किया, मगर हम उसको 35-40 पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। यस, बिल्कुल एक्सेप्ट कर सकते हैं 35 तक अगर जाए, क्योंकि एक सवाल मेरा यहाँ पे लीडिंग टू द कन्वर्सेशन ये हो सकता है कि जो शंतु हैं बांग्लादेश के कैप्टन या बांग्लादेश की बाकी बैटिंग लाइनअप देखिए, उनमें एक जो चीज नजर आई है पार्टनरशिप बिल्डिंग। बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात की थी कि हम पार्टनरशिप्स नहीं बिल्ड कर पाए, हमारा कन्वर्जन रेट भी उतना अच्छा नहीं है। तो ये दो तीन चीजें हैं जो ऑफकोर्स एक्सपर्ट्स भी बहुत ज्यादा मेंशन कर रहे हैं इस चीज को। इवन सलमान बट को मैंने कल सुना, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान का बैटर्स का मोड वो ऑन हो चुका है कि आधा घंटा वेट करते हैं, स्टे करते हैं क्रीज पे, उसके बाद उनसे शॉट निकल जाती है T20 वाली कोई ना कोई, एंड देन दे गेट आउट। तो मतलब ये एक चीज ऐसी लग रही है कि एटलीस्ट वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम शान, बाबर, सऊद, इन सीनियर से जो इतनी फर्स्ट क्लास एंड टेस्ट क्रिकेट खेले हुए हैं, कि एटलीस्ट ये इनसे 100-150 की पार्टनरशिप तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी, कर तो सकते हैं, लेकिन अब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए हैं, लेकिन वो बहुत पहले खेले हुए हैं। आप अगर बाबर आजम के पिछले 2 साल देखें तो उन्होंने सिर्फ 10 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, और वो तमाम के तमाम टेस्ट मैचेस हैं। तो अब टेस्ट मैचेस भी होते हैं कि 5-6 महीने के ब्रेक के बाद आपके जो प्लेयर्स हैं उनका मोस्टली फोकस जो है वो व्हाइट बॉल क्रिकेट के ऊपर है।
और मैं उसमें उनको ब्लेम नहीं देता। ये बहुत लंबी डिबेट है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं वो क्यों ज्यादा व्हाइट बॉल पे फोकस करते हैं। इनफैक्ट अगर कोई टेस्ट स्पेशलिस्ट है भी तो उसकी भी कोशिश होती है कि वो आहिस्ता आहिस्ता T20 क्रिकेट में आ जाए, जिस तरह साउथ शकील है या अब्दुल्ला शफीक है। तो वो एक डिफरेंट टॉपिक है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि जी बहुत ज्यादा फर्स्ट क्लास खेले हैं, आपने रिसेंट परफॉर्मेंसेस या रिसेंट फॉर्म को भी देखना है। आप अगर 6-7 महीने के बाद जाके टेस्ट मैच खेल रहे हैं और उसमें कोई फर्स्ट क्लास के ना वार्म अप मैचेस है ना कुछ और है, तो वो मुश्किलात तो होती हैं। और आपने जो बात की कि बांग्लादेश के जो प्लेयर्स हैं वो बड़ा पार्टनरशिप्स वो लगा रहे हैं, वो बिल्कुल, और उसके अंदर एक्सपीरियंस काउंट करता है। पाकिस्तान की इस टीम के अंदर एक ऐसा प्लेयर है जिसने 50 टेस्ट मैचेस खेले हैं, एंड दैट इज बाबर आजम। बांग्लादेश के पास 5 ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 50 टेस्ट और उस मैचेस प्लेयर खेले को हुए भी, हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू, उस प्लेयर के पे भी लास्ट टेस्ट मैच से पहले ये बात हो रही थी, सेकंड से पहले, कि इसको मतलब बाबर को वापस लाने की जरूरत ही क्या है। सीरियसली मैंने बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट से ये सुना कि भाई जो कॉम्बिनेशन है इमाम और अब्दुल्ला फजल ने परफॉर्म किया 50s, क्यों ही उन्हीं को खिलाओ। देखिए, अब पाकिस्तान में जो ओपिनियंस हैं उसमें तो मतलब कि क्या ही आप उसके ऊपर बात करेंगे। इतने बिल्कुल। अजीबोगरीब किस्म के कमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं कि अभी कि ये भी बात चल रही थी कि बाबर आजम जो है वो शायद पिच के ऊपर घास थी, इस वजह से वो इंजर्ड हो गए। तो मतलब कि एक कॉमन सेंस की बात है कि एक प्लेयर ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस खेला हुआ है, एक प्लेयर इंग्लैंड के अंदर टेस्ट मैचेस खेला हुआ है, साउथ अफ्रीका के अंदर वो मैचेस खेला हुआ है, वहां पे कभी उसको इशू नहीं हुआ। और बांग्लादेश के अंदर जो है वो घास वाली पिच देख के आप ये समझ रहे हैं कि शायद इस वजह से नहीं खेल रहे। अभी जो सेकंड टेस्ट मैच जो उन्होंने खेला है, आपके बेस्ट बैटर तो वही लग रहे थे। तो पाकिस्तान में इस टाइम जो सबसे गलत जो नैरेटिव है ना टेस्ट क्रिकेट को लेके, वो ये है कि नए प्लेयर्स को खिलाएं, नए प्लेयर्स को खिलाएं। टेस्ट क्रिकेट एक्सपीरियंस से खेली जाती है, एक्सपीरियंस से जीती जाती है। आप बांग्लादेश से ही यार सबक सीख लें कि बांग्लादेश के क्या बैटर्स की 50-50 की एवरेजेस है। मोमिनुल हक की कितनी की एवरेज है? उनकी लेस देन 40 एवरेज है, और अवे मैचेस में 25 की एवरेज है। मगर वो 70 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं। मुशफिकुर रहीम 20 साल से जो है वो बांग्लादेश की टीम के साथ है, उनकी क्या 50 की एवरेज है? तो आपने अपने रिसोर्सेज भी देखने होते हैं। पाकिस्तान अभी तक उस माइंडसेट में है कि हम कोई 90s की ग्रेट टीम है, हमारे पास 50 की एवरेज के प्लेयर हैं, और जो करंट आपके प्लेयर्स हैं उसको सोचते सोचते या उस चीज को सेलिब्रेट करते करते वो प्लेयर्स जो कि आपको 40 की एवरेज दे सकते हैं, आप उनको भी लूज कर देते हैं। जिस तरह अभी अब्दुल्ला शफीक के साथ हुआ है, या पास्ट में आपके और कई प्लेयर्स थे, जिस तरह समी असलम थे, उनके साथ हुआ है। तो आई थिंक कि थोड़ा सा आपने अपने वो जितनी जो कहते हैं कि जितनी चादर हो उतना ही पांव फैलाने चाहिए। तो वो सारा कुछ आपने देख के जो है वो बात करनी है। अच्छा, एक सवाल मेरा एक्सपीरियंस्ड बैटर रिजवान के बारे में। ऑफ कोर्स हम सबको पता है कि वो एक ऐसे बैटर हैं जो पूरी दुनिया क्रिकेट में, अगर टेस्ट क्रिकेट में देखें तो एज अ विकेट कीपर बैटर बहुत अच्छा उनका रिकॉर्ड रहा है। बट इस टेस्ट सीरीज में सर्टेनली उनके कीपिंग में कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, और स्पेशली उनसे ये गिला रहा है कि भाई आप डिसमिसल्स जो होते हैं जिन पे डीआरएस लिया जा सकता है, वो उस पे अच्छी राय नहीं देते कप्तान को। दो ऐसे इंपॉर्टेंट आउट थे, एक मुशफिकुर रहीम का, एक लिटन दास का पहली इनिंग्स में, जिसपे उन्होंने वो सही गाइड नहीं कर पाए और पाकिस्तान को नुकसान हुआ। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट के रिजवान की बैटिंग भी उसमें भी लैग कर रहे हैं, और उसके अलावा कीपिंग में भी? तो इज देयर एनी साइकोलॉजिकल इशू या उनकी फॉर्म के साथ कोई इशू है? देखें, जो विकेट कीपिंग है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, ये बहुत मुश्किल जॉब है, और इसके अंदर आपको बड़े शार्प रिफ्लेक्सेस चाहिए होती हैं। अगर आप पिछले 5-6 साल देखें, आई डोंट थिंक कि रिजवान जैसा विकेट कीपर बैटर शायद दुनिया में हो। आप दुनिया के जो बेस्ट कीपर्स की बात होगी पिछले 4-5 साल में, रिजवान इज अमंग देम, एज ए कीपर भी और एज ए बैटर भी। मगर अब रिजवान इज अप्रोचिंग 34, आई थिंक नेक्स्ट मंथ जो है वो 34 के हो जाएंगे। और ये वो एज होती है जिसमें कि विकेट कीपर अपनी रिटायरमेंट के ऊपर पहुंच जाता है। अगर आप पाकिस्तान की इंटायर हिस्ट्री देख लें, सिर्फ एक ऐसे विकेट कीपर हैं, वसीम बारी, वो भी आज से कोई आप कह लें 40 साल पहले थे, जिन्होंने 34 की एज के बाद 10 टेस्ट मैचेस खेले हों। बाकी जितने भी हैं उनका करियर कैंड था, जिस तरह सरफराज हो गए, राशिद लतीफ हो गए, इम्तियाज अहमद हो गए। तो रिजवान अब 34 के होने वाले हैं। और ये वही मुझे उस तरह की स्टेज नजर आ रही है कि अगर आपको याद हो, आज से तकरीबन 4 साल पहले या 3 साल पहले जो सरफराज के जो आखिरी जो उनकी सीरीज थी, उसमें न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो सीरीज थी पाकिस्तान में जो हुई थी, उसमें सरफराज ने रन बहुत ज्यादा किए थे, मगर कीपिंग में उनको भी इसी तरह के इश्यूज आ रहे थे। कैचेस ड्रॉप हो रहे थे, डीआरएस मिस हो रहे थे, आपको पता नहीं चल रहा था कि बैटर ने एज किया कि नहीं किया। तो वो आई थिंक के अब वो रिजवान भी आहिस्ता आहिस्ता उस एज के ऊपर पहुंच रहे हैं। हाँ, आप ये डिबेट कर सकते हैं कि मे बी शायद इन फ्यूचर एज ए बैटर खेल सके। कई पास्ट में जो ग्रेड्स थे, कुमार संगकारा हो गए, ब्रेंडन मैकलम हो गए, एबी डिविलियर्स हो गए, ये अपने इनफैक्ट आप बांग्लादेश में देख लें, मुशफिकुर रहीम ने
आखिरी टाइम जो कीपिंग की थी टेस्ट क्रिकेट में वो आज से 6 साल पहले की थी। तो कई बैटर्स जो हैं या विकेट कीपर बैटर्स जो हैं अपने करियर के एंड में आके स्पेशलिस्ट बैटर बन जाते हैं। आपको 34-35 के आसपास कीपिंग को छोड़ना पड़ता है। अभी भी अगर आप करंट सर्किट में देख लेंगे तो मे बी एलेक्स कैरी के अलावा आपको और कोई नजर नहीं आएगा कि जो इस एज के अंदर जो है कीपिंग कर रहा हो। तो ये अब पाकिस्तान को डिसाइड करना है कि आई एम नॉट सेइंग कि आप स्ट्रेट अवे रिजवान को ड्रॉप कर दें या उनकी कोई रिप्लेसमेंट लें, बट इन नियर फ्यूचर पाकिस्तान को एक नया कीपर चाहिए होगा। मतलब भाई अगर इस मैच के अंदर हम देखें, एक ही बंदा ऐसा रहा है टॉप 7 में, मैं साजिद को छोड़ के बात कर रहा हूं, जिसने 30 से ज्यादा स्कोर किए हैं, बट उन्होंने भी 68 रन पे आके उनकी इनिंग्स एंड होगी, बाबर आजम की। जब ऐसे बैट्समैन से आप बेसिकली ये एक्सपेक्ट करते हैं जब वो 50 क्रॉस करे तो टेस्ट क्रिकेट के अंदर एटलीस्ट 100 करे। और हमने रिसेंट ईयर्स में ये देखा है कि पाकिस्तान के बैटर 70 करते हैं, 60 करते हैं, आउट हो जाते हैं। तो ये कन्वर्जन रेट का भी काफी मुझे लगता है कि पाकिस्तान बैटर्स के साथ प्रॉब्लम आ रहा है। शायद वो इस पे हम जिस पे पहले बात कर चुके हैं, एक्सपीरियंस और करंट जो वो बहुत ज्यादा फर्स्ट क्लास नहीं खेले, इस वजह से है, या आप समझते हैं कि मतलब अब बाबर रंग में वापस आ रहे हैं तो कुछ टाइम तक लगेगा उनको वापस आने में, शो करने में? देखिए, एक तो ऑब्वियसली ये है कि टेस्ट क्रिकेट आप ब्रेक के बाद खेलते हैं और उस जोन के अंदर आना वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब क्योंकि आगे बैक टू बैक मैचेस बहुत ज्यादा हैं, वेस्ट इंडीज में भी इंग्लैंड में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाबर आजम उनमें सेंचुरीज करेंगे। मगर बाबर आजम का जो कन्वर्जन का जो इशू है ये कोई रिसेंट या इस सीरीज में नहीं हमने देखा, शुरू से इनफैक्ट वो जब अपने करियर के पीक में भी थे तो उन्होंने उतनी सेंचुरीज नहीं की जितना कि आप एक्सपेक्ट करते हैं बाबर जैसे ग्रेट बैटर से। उनकी सिर्फ 9 सेंचुरीज हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, जो कि मेरा ख्याल है कि कोई 15-20 होनी चाहिए थी उनका। जो अगर आप कन्वर्जन रेट देखें पाकिस्तान की ऑल टाइम लिस्ट में तो उन बैटर्स में है जिन्होंने थोड़ा सा स्ट्रगल किया है अपने 50+ स्कोर को 100 में करते हुए। जिस तरह अगर आपको याद हो यूनुस खान एक ऐसे बैटर थे कि जो बहुत ज्यादा कन्वर्ट करते थे, उनकी सेंचुरीज तो 50 से भी ज्यादा है। तो लेकिन कुछ ऐसे भी बैटर्स हैं पास्ट में भी रहे हैं जिन्होंने थोड़ा सा स्ट्रगल किया, मगर दैट डज नॉट मीन कि वो आउट ऑफ फॉर्म है या वो रन नहीं कर पा रहे। तो हाँ, हम बाबर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लंबे 100 करे, मगर एक इस टीम के अंदर तो मेरा ख्याल है कि जो प्लेयर 50 भी कर ले वो भी जो है वो परमानेंट हो सकता है। और बाबर ने जो रन्स किए हैं उसमें आपको एक क्लास नजर आई है, मतलब कि वो अच्छे रन्स किए हैं उन्होंने। ऐसा नहीं है कि एज के ऊपर चौके हो रहे हैं या कोई इजी रन्स किए हैं उन्होंने। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा पेशेंस का भी मुजाहरा करना चाहिए फैंस को भी। आई एम प्रीटी श्योर कि ये बैक टू बैक जब हम टेस्ट क्रिकेट देखेंगे बाबर आजम को खेलते हुए तो हमें आके वेस्ट इंडीज में और इंग्लैंड में कुछ सेंचुरीज भी देखने को मिलेंगी। चले, आपने कहा है कि 50 करने पे भी शुक्र करें, ठीक है, हम सबर और शुक्र करते हैं, लेकिन मुझे एक चीज बताएं जो कि दिल से सवाल आ रहा है कि भाई कल कितना सबर और शुक्र करना है। मजर भाई, अगर कल बांग्लादेश ये 2-0 कर देता पाकिस्तान को, क्या ये पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट या क्रिकेट हिस्ट्री का लोएस्ट पॉइंट हम कह सकते हैं कि जहां पे हम बैक टू बैक मतलब 2 कंसेक्टिव हमारे व्हाइट वॉश अगेंस्ट बांग्लादेश हो जाएं? ठीक है, उस नो डिसरिस्पेक्ट टू बांग्लादेश, बट पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट काफी अपने लो पे पहुंच गया। तो आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट का लोएस्ट पॉइंट है जहां पे हम बांग्लादेश से 2 साल के अंदर वनडे, T20 टेस्ट के 2 सीरीज अगर हम ये हार जाते हैं तो हम इसको कह सकते हैं? देखिए, इसमें एक तो ये है कि आपने थोड़ा सा अपने ओपोनेंट्स को भी क्रेडिट देना होगा। ये नहीं है कि अगर बांग्लादेश सीरीज जीत रहा है तो हम उसमें सिर्फ पाकिस्तान को ही क्रिटिसाइज करते जाएं। आई थिंक बांग्लादेश ने अच्छी क्रिकेट खेली है, वो ज्यादा मेच्योर क्रिकेट खेल रहे हैं। उनको इस चीज का आइडिया है कि भाई मुशफिकुर रहीम आज भी अगर 39 ईयर्स का है, इसकी बेशक एवरेज करियर एवरेज 40 से कम है, मगर हमारा यही बेस्ट प्लेयर है। और फास्ट बॉलिंग तो फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव की है अपनी। तो एक तो ये है कि बांग्लादेश को क्रेडिट दिया। जहां तक बात है पाकिस्तान की, तो एक मैंने आर्टिकल भी पढ़ा था, उस्मान समीउद्दीन ने भी इस चीज के ऊपर लिखा है कि मे बी पाकिस्तान की जो वर्स्ट टीम है वो ये होगी। और मैं इससे थोड़ा सा एग्री करता हूँ कि पास्ट में अगर कोई आते थे तो एक रफ पैच आता था कि आप कोई एक बहुत बड़ी सीरीज हार गए, 3-0 हार गए, उसके बाद आप किसी ना किसी तरीके से कम बैक कर जाते थे, एटलीस्ट अपनी होम कंडीशंस के अंदर आप जीतना शुरू हो जाते थे। अभी तो ये है कि पाकिस्तान को अपनी होम कंडीशंस में भी काफी मुश्किलात हो रही हैं। जो पाकिस्तान ने आखिरी जो अवे टेस्ट मैच जीता है वो आज से कोई 3 साल पहले था। और जो पाकिस्तान ने जो लास्ट कोई बड़ा मैच जीता है, बड़े मैच से मुराद जिसमें कि आप अपने कोई हायर रैंक टीम को हराया हो या किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को हराया हो, तो वो 2018 में लॉर्ड्स का टेस्ट मैच था, जिसको कि अब 8 साल होने वाले हैं। तो आप WTC की अगर रैंकिंग देखें तो पाकिस्तान ने पहले में 5 पे फिनिश किया, फिर 7 पे, फिर 9 पे, और अब तो पॉइंट्स भी लूज हो रहे हैं। हो सकता है कि नेगेटिव में चले जाएं अगर ओवर रेट का इशू हो जाता है दोबारा। तो आई थिंक बात तो फेयर है कि पाकिस्तान की जो टेस्ट क्रिकेट है वो अपने लोएस्ट पॉइंट के ऊपर है। और आई थिंक कि अब टेस्ट क्रिकेट ऐसी ही है, आप सिर्फ पाकिस्तान को नहीं कह सकते। आप अगर श्रीलंका को देखेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि हमारी लोएस्ट पॉइंट के ऊपर है। वेस्ट इंडीज भी यही कहेगा कि हमारी लोएस्ट पॉइंट के ऊपर है। तो
टेस्ट क्रिकेट में भी आउटसाइड ऑफ बिग थ्री जो है ना वो काफी मुश्किल होती जा रही है फॉर मैनी टीम्स। चलें, लेट्स होप कि कल पाकिस्तान के बैटर्स कुछ करें, और 437 काफी इम्पॉसिबल सा टोटल नजर आ रहा है। अगर पाकिस्तान ये चेज करता है तो दिस विल बी द हाईएस्ट एवर चेज इन पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री। तो इसके साथ इस शो का इख्तिताम करते हैं। आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।